एक बार की बात है, चिंकी और रितु नाम की दो पक्की सहेलियां एक गांव में रहती थी। एक दिन चिंकी रितु के घर पर खेलने आई हुई थी और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और दोनों सहेलियां रितु के कमरे में बैठकर खेल रही थी। अरे चिंकी, देख बाहर कितनी बारिश हो रही है। अच्छा है आज हम अंदर ही खेल रहे हैं। हाँ, और हमारे पास तो कितने सारे स्नैक्स भी है। चल ना यार, नीचे चलते हैं, थोड़ा सा बारिश का भी मज़ा ले लें, चल ना। फिर ऐसा कहकर वो दोनों नीचे आ जाती है। जहाँ पर वो खड़ी ही हुई थी कि तभी देखती है कि एक छोटा सा लड़का, हाथ में कोई छाता भी नहीं था, वो बारिश में भीग रहा था और उसकी गुड़ियाओं की टोकरी साइड में पड़ी हुई थी। देखने से लग रहा था कि वो शायद गुड़ियाएं बेचने के लिए आया हुआ था। अरे भैया, आप तो कितने भीग गए हो। हाँ, आप तो बहुत ज़्यादा भीग गए हो। आपको इस तरह से बारिश में नहीं घूमना चाहिए। मैं कोई घूम नहीं रहा हूँ, मैं गुड़ियाएँ बेचने के लिए आया हूँ। तुम दोनों खरीदोगी क्या? भैया, लगता है आपको बहुत ठंड लग रही है और आप भूखे भी लग रहे हो। आप एक काम करो, पहले अंदर चलो। दोनों छोटी तो थी पर दयालु भी बहुत ज़्यादा थी। वो उस लड़के को अंदर लेकर चली जाती है और अपने लिए जो स्नैक्स उन्होंने रखे हुए थे वो उस लड़के को खाने के लिए दे देती है और वो छोटा लड़का उस खाने को किसी बहुत ज़्यादा भूखे की तरह खाने लगता है। उन छोटी बच्चियों को इस तरह से किसी की मदद करते देख रितु के पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। थैंक यू बहनों, तुम दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हो। चलो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। भैया, आपके पास तो छाता भी नहीं है, आप फिर से भीग जाओगे। आप ये लो, हमारा छाता लेकर चले जाओ। थैंक यू बहनों, मैं तुम दोनों को मेरी ये दोनों गुड़ियाएँ तोहफे के रूप में देना चाहता हूँ। तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। तुम जैसी छोटी बच्चियाँ आजकल कहाँ किसी की मदद करती है। इन गुड़ियाओं को संभाल कर रखना, ये कोई आम गुड़िया नहीं है, ये बहुत खास गुड़ियाएँ हैं। वो दोनों उन दोनों डॉल्स को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वो दोनों परी डॉल्स बहुत ज़्यादा चमक रही थी और देखने में ही किसी जादुई डॉल्स की तरह लग रही थी। So beautiful भैया, थैंक यू सो मच। फिर उन दोनों छोटी बच्चियों का छाता लेकर वो छोटा सा लड़का वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही देखते देखते रात हो चुकी थी। बाहर अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। इसी कारण चिंकी रितु के घर पर ही रुक गई थी। खेलकर खाना वाना खाकर दोनों सहेलियां रितु के बेड पर ही सो जाती हैं। गहरी काली रात हो चुकी थी और अभी भी बाहर लगातार बारिश हो रही थी कि तभी वो दोनों जब सो रही थी तो उनके कमरे में उनकी आंखों पर एक चमकदार रोशनी पड़ती है जिससे उनकी नींद खुल जाती है। उठकर देखती है तो क्या उनकी डॉल्स, जो कि अब परियों में बदल चुकी है और डॉल्स भी चमक रही हैं और चमकदार पंखों वाली सुंदर सुंदर सी दो परियां वहां पर खड़ी हैं जो कि बिल्कुल देखने में उनकी डॉल्स की तरह ही लग रही थी। वो परियां आपस में कुछ बातें कर रही थी। रूही परी, हमें ये करना ही होगा, उस चुड़ैल को हराना ही होगा हमें। हाँ सपना परी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें उस चुड़ैल को हराना ही होगा, वरना वो बच्चों के सारे खिलौनों को डरावना बना देगी। दोनों परियों के बीच में इस तरह की बातें चल ही रही होती है कि तभी वो दोनों की दोनों सहेलियां वहां पर आ जाती है और कहने लगती है, परियां, क्या आप दोनों सच में परियां हो? तुम हमें देख सकती हो, तुम दोनों हमें देख सकती हो, मतलब तुम दोनों सच्चे दिल की हो। जिसका दिल सच्चा होता है और मन साफ होता है, सिर्फ वही हमें देख सकता है। कौन हमारे खिलौनों को डरावना बनाने वाला है? आप किस बारे में बात कर रही थी परियां? क्योंकि तुम दोनों सच्चे दिल की हो और तुम दोनों हमें देख भी सकती हो तो हमें तुम्हें ये बता सकते हैं। दरअसल शहर में एक चुड़ैल आ चुकी है जिससे निपटने के लिए हम वहाँ जाने वाले हैं, जिससे कि तुम्हारे खिलौनों को हम बचा पाएँ। दोनों के तो पंख हैं, मतलब आप दोनों उड़ भी सकती होंगी ना? आप दोनों के पास तो जादू भी होगा। अब तो परियां हैं, मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं जिसमें परियों के पास जादू होता है, वो उड़ सकती हैं। और क्या हम दोनों भी आपके साथ चल सकते हैं परी जी? प्लीज़, हमें भी एडवेंचर करना है। नहीं बच्चों, तुम दोनों वहाँ नहीं चल सकते, बिल्कुल भी नहीं। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें पता नहीं है कि वो चुड़ैल कितनी ज़्यादा खतरनाक है। वो खतरनाक है तो क्या परी जी, हम दोनों भी बहुत बहादुर हैं, आपको पता नहीं है? हम दोनों चल सकते हैं, प्लीज़ हमें ले चलिए ना। उन दोनों सहेलियों के सामने परियों को भी मजबूर होना पड़ता है और वो उन दोनों को उड़ाते हुए उस शहर के पुराने बंगले के पास जहाँ पर चुड़ैल रहती है वहाँ तक ले जाते हैं। वो डरावने बंगले के अंदर सब के सब चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक सीढ़ी दिखाई देती है कि तभी चलते अचानक उन्हें सीढ़ी पर एक भूत दिखाई देता है जो कि उन लोगों पर हमला करने की कोशिश कर रहा था।
वो भूत देखने में तो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था, लेकिन दोनों परियां या फिर दोनों बच्चियां कोई भी उन लोगों से डर नहीं रहा था। कि तभी सपना परी कहती है, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, इसे हराने के लिए तो मुझे अपनी जादुई छड़ी की भी जरूरत नहीं है। छोटे से भूत, तुम मुझसे डरोगे, तुमसे तो कोई भी नहीं डरेगा, समझे? ऐसा कहकर जैसे ही वो परी सपना परी अपना हाथ हवा में घुमाती है, उसके हाथ से एक रोशनी निकलती है और भूत मरकर वहीं के वहीं गिर जाता है। वाह परी जी, आप तो बहुत ज्यादा बहादुर हो, आपको तो जादुई छड़ी की भी जरूरत नहीं पड़ी। दोनों बस देखती जाओ होता है क्या क्या। तुम दोनों को तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जैसा हम कहें वैसा ही करना। और जब हम उस चुड़ैल के पास चले जाएं तो तुम दोनों सिर्फ साइड में चुपचाप खड़ी रहना, उसे पता भी नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों के साथ दो बच्चियां भी आई हैं, समझी? और फिर चलते चलते वो दोनों परियां और वो बच्चियां भी सब के सब चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। वो चुड़ैल किसी अंगारे की तरह लाल आंखों वाली थी और उसकी त्वचा भी लाल कलर की थी, मानो जैसे वो आग से पूरी की पूरी बनी हो। उसके पीछे एक हड्डियों का सिंहासन था और एक कंकाल उसके पीछे जलता हुआ लटक रहा था। देखने में चुड़ैल बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी और वो चुड़ैल दोनों परियों की तरफ हमला करने के लिए आ ही रही थी और उसने अपनी जादुई छड़ी से दोनों परियों पर हमला कर दिया। वो परियां चुड़ैल का बहुत अच्छे से सामना कर रही थी, वो भी उस पे पलटवार करी जा रही थी, लेकिन वो उसे पहुंच नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस चुड़ैल की शक्ति बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा थी। पिंकी और ऋतु दोनों की दोनों सहेलियां वहां पर एक दीवार के पीछे खड़ी होकर ये सब देख रही थी कि परियां कैसे चुड़ैल को हराने के लिए कोशिशें कर रही है। भी उन दोनों बच्चियों ने देखा कि चुड़ैल के पीछे जो खिड़की थी उसमें से कुछ बूंदें आ रही थी और वो चुड़ैल की पीठ पर गिर रही थी, जिस वजह से वहां पर से धुआं निकल रहा था। देखते ही वो दोनों समझ गई कि ये चुड़ैल की कमजोरी पानी ही है। इसमें से चिंकी आगे आई और उसने परी को कहा, परी जी, ये चुड़ैल को आप ऐसे नहीं हरा सकती। अगर आपको इसे हराना है तो आप इसे बाहर लेकर आइए। एक बार मेरी बात मानकर तो देखिए परी जी। फिर परी ने उसकी बात मान ली और वो चुड़ैल को उकसाकर बाहर लेकर आ गई। कि तभी बाहर आते ही जैसे ही बारिश हो रही थी और चुड़ैल पर वो बारिश की बूंदें गिरी, वो धू धू कर झलने लगी और वहीं के वहीं गिर गई और परियों की चुड़ैल पर और अच्छाई की बुराई पर जीत हुई। फिर वो परियां उन दोनों को वो जादुई डॉल्स हमेशा के लिए दे देती है। वो डॉल्स ऐसी जादुई थी कि वो दोनों सहेलियां जो भी चाहे वो डॉल उससे दे सकती थी और वो दोनों सहेलियां उन दोनों डॉल्स की मदद से सबकी मदद करने लगी। की बात है, एक बहुत बड़े शहर के एक छोटे से घर में राधिका नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसने अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया था। वो अकेली ही रहती थी और उसका सहारा सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा थी। हर वक्त वो माँ दुर्गा की भक्ति करती रहती और अपने मन की सारी बातें, सारे दुख दर्द माँ दुर्गा के साथ शेयर करती। उसकी सहारा माता रानी ही थी। माता, आप ही मेरी शक्ति हो और आप ही मेरा परिवार हो। जब तक आप हो मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। उसी के गांव की एक अमीर औरत थी रानी, जिसके घर पे राधिका काम किया करती थी। पूरा दिन मेहनत करवाती थी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब कुछ, फिर भी उसे ज़्यादा तनख्वाह ना देती थी। रानी जी, मैं क्या बोल रही थी, मेरे घर में राशन ख़त्म हो गया है, तो क्या आप मुझे थोड़े से पैसे ज़्यादा दे सकती हैं? मैं आपके पैसे बाद में चुका दूंगी। मैं वैसे भी यहीं काम करती हूँ, मैं कहीं जाने वाली थोड़ी ही हूँ। बाद में दे दूंगी? क्या मतलब बाद में दे दूंगी? और मैं कोई तुझे ज्यादा पैसे वैसे नहीं देने वाली, समझी? जितना तो काम करती है ना उस हिसाब से मैं तुझे बहुत ज्यादा पैसे देती हूँ। अभी और पैसे नहीं मिलने वाले, चल चुपचाप काम पे लग जा। नहीं, वो मैं सोच रही थी कि नवरात्रि आ रही है तो मैं भी माता का व्रत कर लूँगी और कन्या पूजन भी कर लूँगी। तो क्या आप मुझे मेरी तनख्वाह अभी नहीं, कोई बात नहीं अभी नहीं मिलेगी तो, पर महीने से थोड़ा पहले दे देंगी? हाँ, तब की बात तब देखी जाएगी, समझी? अभी चल काम पे लग जा। फिर राधिका ने अपना सारा काम निपटाया और अपने घर की तरफ जाने लगी। कुछ खाना बनाने के लिए उसने अपने पास जो पैसे थे उससे आलू चावल और मसाला खरीदा। ये सारा सामान लेकर वो अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक छोटी सी बच्ची मिली। बेटा, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को अकेले नहीं घूमना चाहिए। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं तो अकेली ही रहती हूँ। अरे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? और अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी।
फिर राधिका उसको अपने साथ लेकर अपने घर ही चली जाती है और उसने आलू मसाला चावल बनाए और उस छोटी सी बच्ची को खिला दिए। वो बच्ची उस चावल को बड़े चाव से खाने लगी और राधिका ने माता को भी भोग लगा दिया। थैंक यू दीदी, खाना बहुत अच्छा था। अब मैं चलती हूँ। तुमने कहा था कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी? उससे अच्छा होगा तुम यहीं रुक जाओ। फिर वो बच्ची राधिका के ही साथ रहने लगती है और उस बच्ची की चहचहाट से राधिका का अकेलापन भी थोड़ा दूर हो रहा था। ऐसे ही एक दिन जब राधिका अपने काम से घर वापस लौटी तो टेबल पर केक को देखकर पूछने लगी, अरे बेटा, ये केक यहाँ कहाँ से आया? तुमने रखा है क्या? दीदी, ये मैंने ही लाया है आपके लिए। इसी तरह से उस बच्ची के साथ रहते रहते दिन बीतने लगे और धीरे धीरे नवरात्रि का पर्व भी नजदीक आने वाला था। क्यों राधिका, तुम तो कह रही थी ना नवरात्रि पूजन करूंगी। क्या हुआ? नवरात्रि तो कल ही है। देखो, बुरा मत मानना, पर मुझे नहीं लगता तुम इस बार भी कन्या पूजन कर पाओगी। नहीं, अरे चाची, आप ऐसा क्यों कहती हैं? मैं अपनी सेठानी से बोलूंगी, वो मुझे पैसे दे देगी। मैं इस बार कन्या पूजन करके रहूंगी। और फिर राधिका वहाँ से चली जाती है और सीधे अपने सेठानी के पास पहुँच जाती है। अरे तू आ गई? चल अब जल्दी से काम पर लग जा। और सुन, उससे पहले मेरे लिए चाय बना देना। ठहनी जी, मैंने आपको कहा था कि महीने से थोड़ा पहले मुझे तनख्वाह दे देना। आपको याद है क्या? मुझे वो तनख्वाह मिल सकती है क्या? मुझे नवरात्रि की व्रत रखना है। क्या? नहीं, मेरे पास फिलहाल इतने पैसे नहीं है। मैंने तुझे मना किया ना, महीना खत्म हो जाएगा, जब तेरी टाइम आएगी तनख्वाह का तभी तुझे तनख्वाह मिल जाएगी। अभी कुछ नहीं मिलने वाला। चल काम पर लग जा। अरे पर ऐसा था तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं कुछ इंतजाम करके रखती। अब मैं क्या करूं? कल से तो नवरात्रि शुरू होने वाली है। ये मतलब नहीं बोला ना, अभी तुझे कोई पैसे नहीं मिलने वाले। और मैं भी तो व्रत करने वाली हूँ, मुझे भी उसके लिए पैसे चाहिए। तुझे दे दूंगी तो मैं क्या करूँगी? हाँ, काम नहीं करना है तो मत कर, निकल यहाँ से। पैसे वैसे कुछ नहीं मिलने वाले। उसकी ऐसी बातें सुनकर राधिका बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से सीधे माता के मंदिर चली जाती है और वहाँ पर जाकर दुखी होकर कहने लगती है, हे माँ, अब मैं क्या करूँ? कहाँ से करूँ मेरा व्रत? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, कैसे पूजा का सामान खरीदूँ? क्या करूँ माता, मेरी मदद कीजिए। वो बस माता से प्रार्थना कर ही रही थी कि तभी वही छोटी सी बच्ची वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है, दीदी, जल्दी से घर चलिए, आपको कुछ दिखाना है। वो दोनों घर पर पहुंचती है तो राधिका देखती है कि पूजा का सारा सामान वहाँ पर पहले से ही मौजूद है। वो ये सब देखकर उस बच्ची से पूछने लगती है, अरे ईशा बेटा, ये सारा सामान यहाँ पर कैसे आया? दीदी, समझ लीजिए कि माता ने ही दिया है। और फिर राधिका ने माता को मन ही मन धन्यवाद किया और नवरात्रि के व्रत शुरू कर दिए। ऐसे ही 9 दिन धीरे धीरे करके बीतने लगे और आखिरकार नवमी का दिन आ गया। आज के दिन राधिका बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने सारी की सारी 9 कन्याओं के लिए छोटे छोटे उपहार भी लिए थे और पूरी, छोले, हलवा और समोसे और चटनी, ये सब खाना भी उन कन्याओं के लिए बनाया था जिन्हें उन्होंने खाने पे बुलाया था। फिर वो उन कन्याओं को कन्या पूजन के लिए बुलाने गई। भाभी जी, आपकी बच्ची को मेरे यहाँ कन्या पूजन के लिए भेज दीजिएगा। अरे बहन, मेरी बेटी तो उनकी सहेलियों के साथ रानी बहन के यहाँ चली गई है। जैसे ही उन्हें पता चला कि वो उन्हें बैग और मेकअप का सामान देने वाली है, वो सभी की सभी वहाँ पे चली गई। ये बात सुनकर राधिका को एक और झटका लगता है और वो बेचारी दुखी होती हुई वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो अपने घर पर पहुँचती है, देखती है कि ईशा अपनी 8 छोटी छोटी बच्ची दोस्तों के साथ वहाँ पर खड़ी होती है। राधिका को देखकर वो आगे आती है और कहने लगती है, दीदी, ये सब मेरी दोस्त है, ये सब आज यहीं खाना खाएंगी, आपको चलेगा ना? हाँ ईशा बेटा, हाँ बिल्कुल। अरे खाना क्या, मैं तो इन्हें तोहफे भी दूंगी। मैं वैसे भी 9 कन्याओं को ढूंढ ही रही थी। फिर राधिका ने अपना इतनी मेहनत से बनाया हुआ खाना उन 9 कन्याओं को खिला दिया। उन 9 कन्याओं के चेहरे पर ऐसा तेज था मानो जैसे वो 9 देवियां हों। और खाना खत्म होते ही वो 9 की 9 बच्चियां 9 खूबसूरत सी परियों में बदल जाती हैं। सब में से एक परी वहाँ पर आती है और वो उसे कहती है, हमें तुम्हारी मदद करने के लिए माता रानी ने ही भेजा है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए?
मेरी माता रानी की मुझ पर कृपा हो गई, आप सबके मुझे दर्शन हो गए, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। बस मेरा अकेलापन दूर हो जाए, मैं तो इतना ही चाहती हूँ। अकेले रहते रहते अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये तो अगले कुछ ही दिनों में तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो तुम्हारी गरीबी और तुम्हारा अकेलापन दोनों ही दूर कर देगा। और जैसा कि परी ने कहा था, कुछ ही दिन बाद माता के दरबार में राधिका की मुलाकात एक लड़के से हुई जो कि बिजनेसमैन था, साथ ही साथ दिल का भी बहुत अच्छा था। फिर उन दोनों की शादी हो गई। राधिका की जिंदगी खुशी खुशी बीतने लगी, उसका अकेलापन भी दूर हो गया, पर अभी भी वो माता की भक्ति पूरे दिल से करती थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाय बाय।